तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। आज़ाद अधिकार सेना मुख्तार अंसारी की मौत के क्रम में उनके द्वारा स्लो पॉइजनिंग की आरोपों सहित उनकी मृत्यु से जुड़े अन्य आरोपों की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग करता है। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्या न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। नमस्कार, जन्मुखेजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मुख्तार अंसारी की कल हार्ट अटैक के बाद बादा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यह आरोप 3 दिन पहले भी लगाया गया था, जब एक बार पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर बादा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती होने के बाद जब मुख्तार की तबीयत में थोड़ा भी सुधार हुआ, उसे सीधा जेल में शिफ्ट कर दिया गया और जेल में हार्ट अटैक होने के बाद जब मेडिकल कॉलेज लाया गया तो वहां कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मौत के बाद राजनीति भी तेज हो गई है और इस बीच कई और अहम सवाल हैं कि मुख्तार अंसारी के व्यक्तित्व को लेकर भी सवाल है। मुख्तार अंसारी जहां बहुत सारे लोगों के लिए डर का पर्याय था, तो वहीं गरीबों और मजलूमों के लिए वो सहारा था। यही वजह है कि कल मुख्तार की मौत के बाद मोहम्मदाबाद में उसके घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो मुख्तार से जुड़े कई सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार और गाजीपुर के मूल निवासी केडीएन राय जी से, जो 40 वर्षों का जिनका पत्रकारिता का जीवन रहा है। सबसे पहले हम राय साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, मुख्तार की मौत जेल में हुई है। अब वो हार्ट अटैक से मौत हुई है, स्लो पॉइजनिंग की वजह से हुई है, किन्हीं भी कारणों से हुई है। ये जेल के अंदर होने वाली मौतों की जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए अपने ऊपर और उसको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। ये सिर्फ एक मुख्तार की मौत की बात नहीं है। इसके पहले मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी, जेल के अंदर हुई थी। पुलिस कस्टडी के अंदर अगर किसी की गोली मार दी जाती है, कहीं किसी का मेडिकल कराने आप ले जा रहे हैं, उसको रास्ते में गोली मार दी जा रही है, तो आप अपराध को अपराध से नहीं रोक सकते। अपराध को कानून से रोका जाता है। मैं इस बात की कतई इस बात की चर्चा नहीं करूंगा, करने का कोई मतलब भी नहीं है कि मुख्तार क्या थे या मुख्तार का आपराधिक बैकग्राउंड क्या रहा है। ये क्यों सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात नहीं है। जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ तो हर पार्टियों के अंदर इस तरह की बाहुबली लोगों का जो है समावेश है और वो अपनी राजनीति को में उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी धन बल का और जन बल का। ये अलग चीज है कि मुख्तार अपराधी थे, जनता के हिमायती थे, जनता के बीच थे, नहीं थे। मुख्तार चुनाव जीतते रहे हैं तो कैसे जीतते रहे हैं? वो बूथ कैप्चरिंग से जीतते थे, तो उसमें सिस्टम क्या कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कानून व्यवस्था का टोटल फेल्योर है। मेन बात यही है कि आप क्या जांच करिएगा। बहुत सारी जांच हुई कि मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, न्यायिक जांच कराई जाएगी, ये जांच कराई जाएगी, वो जांच कराई जाएगी। जांच का नतीजा क्या निकलता है? जांच के निकलने जांच में चाहे कोई कितना हो, जो जिम्मेदार हो। आपने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया इस शिकायत के बाद कि उनको खाने में जहर दिया गया था। किसी अधिकारी निलंबन कौन सी सजा है? आज निलंबित हुए हैं, कल बहाल हो जाएंगे। और सवाल इस बात का है कि उनको भी तो किसी अदालत में इस बात को आप
जिस तरह से बिना किसी के अपराध को साबित किए आप जो है सड़क पर पकड़ के गोली मार दे रहे हैं, उसी तरह बिना किसी जांच पड़ताल के अगर वो अपराधी है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके पीछे कौन से लोग हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कि ऐसा नहीं है अभी जैसे बहुत इलाहाबाद का अतीक अंसारी को बाकायदे कैमरा के सामने और 3 अननोन पर्सन्स आके गोली मार देते हैं और वो जैसे सिनेमा में किसी को मरते हुए दिखाया जाता है, वो ऑन द स्पॉट मर जाता है आदमी। मेरा ये नहीं कहना है, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, किसको जिंदा रहना है किसको मरना है, कि आना जाना जो है एक क्रम है, लेकिन एक सिस्टम है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप कानून के राज की जगह पर अगर आपकी यही है कि हथियार से ही शासन चलाना है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चाहे किसी की भी हत्या हो, किसी की भी मौत हो, वो निंदनीय है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। और मैं तो सोशल साइट पर भी हूँ, मैं देख रहा हूँ सुबह से ही कि मुख्तार की मौत का भी इस तरह से राजनीतिकरण हो गया है कि कहीं लोग उसके साथ सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जो है कि विजयादशमी के दिन रावण मार दिया गया है। ये राम का कैरेक्टर नहीं है कि किसी आदमी को जेल के अंदर मौत हो जाए और उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो शर्म तक महसूस न करें। आपको लगता है इसका राजनीतिक कुछ प्रभाव पड़ेगा मुख्तार की मौत का? देखिए, हर घटना की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और राजनीति में आज के दौर में हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आज के अखबारों की जिम्मेदारी जो है, गांधी के पीछे पूरा देश चल पड़ा था, तो गांधी के साथ उस दौर के अखबार भी खड़े थे। खास करके जो है क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार गांधी के साथ खड़े थे। गांधी खुद अपना अखबार निकालते थे और आम जनता गांधी के विचारों को जानने के लिए अखबार का सहारा लेती थी। आज क्या है? आज की तारीख में अखबारों से के मालिकों से ये पूछा जाना चाहिए कि आपके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या विज्ञापन ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या जवाब मिलेगा आपको? कहीं किसी से इंडिविजुअल आप अगर एकांत में मिल के बात करिए तो कहें कि सारे कुएं में भांग पड़ी है तो हम ही एक क्रांति भगत सिंह बनने के लिए हैं। और आप सवाल उठाइएगा, अगर आपकी जो है आवाज ज्यादा मजबूती के साथ सुनी जा रही है, आप ओहदेदार आदमी हैं, तो आपके ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर के आपने सारे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया है। और इस चीज को लोगों को समझना है तो समझें, नहीं समझना है तो 5 किलो राशन बहुत है। मुख्तार के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है और आपकी उससे जुड़ी कोई जानकारी या कोई? देखिए, मुख्तार के बारे में तो मुझे जो आपको जानकारी है वही मुझको भी जानकारी है। मुख्तार से हमारी कभी मुलाकात नहीं है, क्योंकि मैं अखबार में था तो उस समय गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सारे हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आता था। तो मुख्तार से जुड़ी खबरें भी आती थी। चुनाव के दौरान मेरे एक संवाददाता ने टेलीफोन पर मुख्तार अंसारी से बात कराई थी और यही बात कराई थी तो उसने यही कहा, उसके लहजे में इतनी मिठास थी, कहा भाईजान आपका आशीर्वाद रहा तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मैं चुनाव जीतूंगा। तो एक कर्टसी के नाते मैंने भी कह दिया कि मेरी ओर से आपको शुभकामना है। इसके अलावा हमारी मुख्तार से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी से हमारी बातचीत है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अफजाल अंसारी का जो की राजनीतिक सोच है, जो समझ है, वो बहुत परिपक्व है। और बैकग्राउंड में भी मुझे जहां तक पता है कि वो कॉमरेड सरजू पांडे के कभी लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया करते थे। ये सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, जैसे कृष्णानंद राय से जोड़ करके, और आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं,
उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की जो कोशिश है। तो क्या मुख्तार का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में या माफिया में गिरी? देखिए, एक चीज मैं साफ कहूं कि अपराधियों का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती और उनका कोई धर्म नहीं होता। मुख्तार के साथ भी बहुत सारे हिंदू लड़के भी हैं और सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया अफजाल अंसारी का जो राजनीतिक, अफजाल अंसारी के ही थ्रू और अपने दादाजी के थ्रू ये लोगों ने राजनीति का कहरा सीखा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और गाजीपुर में कभी सांप्रदायिक शक्तियों का कोई महत्व था ही नहीं। कभी भी हिंदू मुसलमान जैसी चीज गाजीपुर के अंदर नहीं रही है। इसको आप उनकी वकालत भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि हमारे गांव में एक बहुत पुराना प्राचीन पंच मंदिर जो है, इसमें अष्टधातु की मूर्ति है, उसकी पूजा, उसकी दीवार बहुत ऊंची थी और वो लाहौरी ईंटे की दीवार थी जो गिर गई थी बाद में। तो मुझे गांव के लोगों ने बताया कि ये इस दीवार का जो है जीर्णोद्धार जो है, बाउंड्री फिर से जो बनाई गई, वो अफजाल अंसारी ने सांसद निधि से कराया था। तो हम उसको कहाँ से मान सकते हैं कि नहीं वो हिंदू मुसलमान वाली बात है। कोई भी राजनीति करने वाला जो है वो अपना फायदा नुकसान देखता है। अगर उसके फायदे में सांप्रदायिकता है तो वो करेगा। जैसे अगर हमको हिंदू कार्ड खेलना है तो खेलेंगे। लाख इलेक्शन कमीशन मना करता रहे, मुझे चुनाव में जय श्री राम बोलना है, उसका फायदा मिलना है तो मैं बोलूंगा।